सीटेट सितंबर 2026 में जो भी एस्पिरेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और पिछले बार उनका 1-2 नंबर से सीटेट रह गया है, 1 या 2 नंबर से सीटेट रह गया है, तो वो इस सीरीज को करने के बाद इस बार 100% 100 मार्क्स के साथ क्वालिफाई करेंगे। ये मेरा वादा है। इसलिए क्योंकि ये जो सीरीज है, इस सीरीज में 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीपी का, 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंक्लूड है मेरे द्वारा दिया गया ट्रिक, जो सीटेट के एक एक सीडीपी के क्वेश्चन को परफेक्ट फॉर्म में डील करेगा। तो सीटेट के इस प्रैक्टिस सीरीज को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा और बने रहिएगा लास्ट तक। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सीटेट सितंबर 2026 के लिए यह चल रहा है चक्रव्यूह क्लास। कौन सा क्लास चल रहा है? चक्रव्यूह क्लास। और इस चक्रव्यूह क्लास का आज जो है, आज है चौथा दिन, यानी कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे 120 क्वेश्चन। तो इस 120 क्वेश्चन के साथ ये भी पता कर लेंगे कि कौन सा ट्रिक है जिससे कि सीडीपी में लोग 30 में 30 ले आते हैं। और आया भी है, हमारे कई सारे एस्पिरेंट्स का आया है, शिक्षक अभ्यर्थी का आया है, और साथ में मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो बस इसी ट्रिक के जरिए से 30 में 30 लाया था। तो आप बने रहिए क्योंकि ये ट्रिक बहुत कम लोग बताएगा, ठीक है, सीडीपी को एकदम डील करने के लिए। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि उन लोगों के पास भी ये प्रैक्टिस जाना चाहिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का, जिन लोगों को सीडीपी डील करने नहीं आता। सीडीपी के लिए मोटी मोटी बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस सही होना चाहिए। और उनसे जरूर पढ़िए जो कभी ना कभी सीटेट दे चुके हैं या क्वालिफाई है या किसी गवर्नमेंट जॉब में है ना। क्योंकि जो खुद सीटेट पास नहीं हुआ है वो सीटेट आपको क्या पास कराएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। आज का सीरीज स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सार अकेडमी को दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि यूट्यूब हमें तभी रिकमेंड करेगा, तभी आगे बढ़ाएगा यूट्यूब इस वीडियो को, जब तक आप लोग लाइक करोगे तो यूट्यूब जो है इस वीडियो को आगे बढ़ाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? एज पर कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, कैसा होता है? सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। क्या यह सही है इसका आंसर? क्योंकि बात किया गया समकालीन विचारधाराओं, कैसा विचारधारा? जिसमें कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव हो, ठीक है। यह सेकंड होगा कि क्या सेकंड में है कि बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। या फिर थर्ड होगा कि क्या पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, ठीक है। या फोर्थ होगा कि सिर्फ माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। हम आपको क्या बताएं सीडीपी के लिए? हम आपको ये बताए हैं कि क्या सही है। अगर ये पता नहीं चल रहा है तो क्या क्या गलत है, सबसे पहले ये पता करो क्या सही। अगर ये पता नहीं चल रहा तो पता करो कि क्या क्या गलत है। तो चलिए पता करते हैं कि इसमें से क्या क्या गलत है। तो सबसे पहले केवल अनुवांशिकता पर विकास डिपेंड नहीं करता है, बल्कि अनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डी गलत हो गया। फिर सेकंड में, थर्ड ऑप्शन में क्या है सी में कि कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल इवन थाउ डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल फॉर ऑल। देखिए, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, सभी लोगों के लिए एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है, बल्कि मल्टी डायमेंशनल होता है। इसलिए मल्टी यूनिडायमेंशनल के हिसाब से यह गलत हो गया। और कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता है, बल्कि प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि किसका डेवलपमेंट कितना होगा। यहाँ पर सी भी गलत हो गया। अब आइए बी और ए में देखते हैं कि बहुआयामी होता है। देखिए, बहुआयामी पॉजिटिव टैग वर्ड से विकास से संबंध में, और बहुआयामी विकास होता भी है तो यह हो सकता है कि सही हो। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। हाँ, अलग अलग संदर्भ में पलते बढ़ते हैं, ये भी सही है। इसको पढ़ देते हैं। एक और, सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। निश्चित आयु तक आते आते, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते जो है निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से ही कुछ का 25 ईयर्स एज होगा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 30 ईयर्स एज है और 32 ईयर्स एज है और वो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, 35 ईयर्स वाले।
तो जरूरी नहीं है कि एक निश्चित समय पर इनका डेवलपमेंट इतना हो जाए कि वो एक समान लक्ष्य निर्धारित कर ले। तो यहाँ पर ए भी गलत है, सही आंसर हो जाएगा बी कि हाँ मल्टी डायरेक्शनल होता है सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन वेरिंग कंटेक्स्ट, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? त्रुटियां, इरर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इरर के बारे में, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्या ये सही है? एक शिक्षिका को विद्यार्थी के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए, क्या ये सही है? या त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम को बदला जा सकता है, क्या ये सही है? या विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं? बताइए ए बी सी तीनों में से कौन सा सही आंसर होगा, बताइए। चलिए ऑप्शन को काटना स्टार्ट करते हैं। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां की कोई भूमिका नहीं होती, गलत बात है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जब बच्चा गलती करता है तो उसके लर्निंग गैप का पता चलता है और हम उसको सुधार करके उसके अधिगम को सुसाध्य बनाते हैं। तो यहाँ पर हो गया ए गलत। उसके बाद क्या, एक शिक्षिका को विद्यार्थी को त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम नहीं, अगर वो गलती कर रहा है तो पनिशमेंट नहीं देना है और न इनाम देना है, न रिवार्ड देना है, न पनिशमेंट देना है, क्योंकि त्रुटियां जो है सीखने का एक अभिन्न है, तो ऐसा तो रेनफोर्समेंट देना ही नहीं है। थर्ड, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। चर्चा और विश्लेषण दोनों पॉजिटिव टैग वर्ड से, और चर्चा विश्लेषण बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, तो सी सही लग रहा है। ऐसे डी पढ़ लेते हैं, विद्यार्थी अपनी त्रुटियों को स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं, नहीं स्वयं खोज करने में सक्षम भी होते हैं, सुधार करने में भी सक्षम होते हैं। यहाँ पर डी भी गलत हो गया, आंसर हो गया ओनली सी। नेक्स्ट, एक अध्यापिका को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है, अध्यापिका द्वारा सुझाया यह रणनीति कहलाता है। एक कोई टीचर है, मान लिया आप ही टीचर हैं, बच्चे को फोन नंबर याद करा रहे हैं, मान लिया मेरा फोन नंबर याद कर रहे हैं 8709712619, आप मेरा फोन नंबर याद करवा रहे हैं, ठीक है, इस पर आपको नोट्स मिलेगा सीटेड का, इसलिए हम इसको लिख दिया, ठीक है। ये फोन नंबर आप याद करवा रहे हैं, ठीक, ये फोन नंबर क्या कर रहे हैं, आप याद करवा रहे हैं, तो आप याद करवा रहे हैं तो इसको क्या कीजिएगा, खंडीकरण कीजिएगा। 8709712619 को क्या कीजिएगा, खंडीकरण कीजिएगा। खंडीकरण में क्या कीजिएगा, खंडीकरण में कीजिएगा कि देखो ऐसे याद करो 870 971 261 9, ऐसे याद करो, कुछ ना कुछ आप ट्रिक बताओगे। तो यह रणनीति क्या कहलाया, यह जो पूरा प्रोसेस है वो क्या कहलाया, यह चंकिंग कहलाया, खंडीकरण, क्रूटेलेखन कहलाया, स्वर्गीकरण कहलाया, अनुकलन कहलाया। इसको क्या कहेंगे, चंकिंग कहलाएगा, इनकोडिंग कहलाएगा, असिमिलेशन, एडाप्टेशन क्या कहलाएगा? देखो भाई, हम आपको जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तभी जवाब दे दिए थे, सोचिए ऑप्शन को बिना देखे हुए, और आप कहते हो कि सीडीपी में 30 में 30 नहीं आएगा। आप पढ़ो तो सही, आप प्रैक्टिस तो करो, और कभी भी अगर कोई भी सीडीपी के लिए सिर्फ मोटी बुक पढ़ रहा है, विद्यासागर का बुक या फिर कई तरह एरिहैंड उरिहैंड का बुक पढ़ रहा है सीडीपी के लिए कि मेरी सीडीपी स्ट्रेंथ हो जाएगी, अच्छी मजबूत हो जाएगी, तो दुनिया में उससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि सीडीपी का जो एमसीक्यू है वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक जो है आपका सीडीपी में स्ट्रेंथ नहीं आएगा, तब तक आपका सीडीपी अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि सीडीपी तो आप डीएलएड भी पढ़े हो, बीएड भी पढ़े हो, कहाँ अभी तक अच्छा हुआ नहीं, वैसे अच्छा नहीं होता है। सीडीपी के लिए, सीटेट के सीडीपी के लिए हर हाल में प्रैक्टिस चाहिए। प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? अगर धीरे धीरे क्लास हो रहा है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा या कमेंट कीजिए। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर होगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि क्या बोल रहा है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए सबसे प्रेफरेबल जिसको हम लोग प्रेफर करें ज्यादा, कौन सा होगा? बिना समझे नकल करना होगा, करके सीखना होगा, निष्क्रिय रूप में सुनना होगा, रट कर याद करना होगा। ये तो आप लोग बता ही दोगे, रट कर याद करना नहीं होगा सर, क्योंकि ये निगेटिव है, निष्क्रिय भी निगेटिव है, और बिना समझे नकल करना भी निगेटिव है, बी आंसर हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, और लर्निंग बाय डूइंग इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो, लर्निंग बाय डूइंग आएगा, लर्निंग बाय डूइंग से कुछ ना क्वेश्चन सवाल आता है। आगे आपका प्यारा सा दुलारा सा भी कथन और तर्क, और इसमें ज्यादातर विद्यार्थी गलत करके चले आते हैं, जबकि ये अभी तक का सबसे आसान सवाल होता है। रीजन एसोसिएशन जो होता है सबसे आसान होता है। देखते हैं हम क्या बोले, हम आपको बोले हैं कि आप पढ़ते वक्त ही इसको सही कर लीजिए। ऑप्शन मत देखिए पहले, तो अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, ठीक।
ये देखो, ये पूरा स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? अधिगम से। अब ये देखो कि जो रीजन है उसमें अधिगम का वर्ड आया कि नहीं। ठीक, ठीक। विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो सही है, सही है, यानी कि कथन ए सही है। लर्निंग के लिए विद्यालय का सामाजिक अवसर, यानी कि विद्यालय में जो माहौल है वो होना बहुत जरूरी है सीखने का, तो ये तो सही है। ठीक। और उसके बाद अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, हाँ सामाजिक क्रिया भी है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और रीजन जो दे रहा है वो अर्थ के बराबर, अभिकथन के बराबर दे रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए वो देखते हैं। बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। हाँ, यही सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है, नहीं दोनों सही है। ए और आर दोनों गलत है, नहीं ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा और ये तो होगा नहीं, सही आंसर हो जाएगा ए। देखो हम ऑप्शन नहीं देख रहे, फिर ही बता दिए। चले जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, क्या ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का उदाहरण है? या फिर ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंध हो, क्या ये है? या फिर भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, क्या ये सही है? या विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं के वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना, क्या ये सही है? कमेंट करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी। बी नहीं होगा, रटना तो होगा नहीं, क्योंकि रटना एक नेगेटिव टैग वर्ड है, और डी तो होगा नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर क्या होगा? सी, जिसमें है भ्रांतियां के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। कोई बच्चा को अगर अवलोकन का अवसर दे रहे हो तो ये सही है ना? अगर इंग्लिश में भी देखा होगा तो गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन टू काउंटर मिसकंसेप्शन, यानी कि बच्चे के अंदर किसी भी तरह का मिसकंसेप्शन आ गया, मान लिया कि बच्चा कभी कभी बच्चा जो है किसी बिल्ली को देखता है, ठीक है, और उसके बाद बच्चा कभी कुत्ते को देखता है, दोनों व्हाइट कलर का है, लेकिन जैसे ही बिल्ली को देखता है व्हाइट कलर का, बच्चा दिमाग में हटा लेता है व्हाइट कलर का कुछ भी होगा तो बिल्ली ही होगा। अब कुत्ते को भी देख रहा है तो इसको भी नाम क्या दे रहा है? बिल्ली। तो यही तो मिसकंसेप्शन है, और इसी को तो सुधारना है, और सुधारने का अवसर भी देना चाहिए, अवलोकन जब बच्चा कर रहा है उसी वक्त। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सी। सीडीपी का डिटेल क्लास जब चलेगा तब उसमें कंटेंट में समझ में आएगा ये सारी बात। अभी फिलहाल सिर्फ इतना जान लो कि सीडीपी को डील कैसे करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नई स्पष्टीकरण तैयार करने, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों को मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं? देखो लाइन समझो, पहले क्या करना है? पहले नए स्पष्टीकरण तैयार करना है, ठीक है। नया स्पष्टीकरण, देखो पहले क्या करना है? नया स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों को सरल अनुप्रयोग से परे जाना, ठीक। और फिर और परिणामों का मूल्यांकन करना, जो आंसर है उसका मूल्यांकन करना। क्या कहलाएगा? एसिमुलेशन, मिसकंसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या रोड मेमोराइजेशन। रोड मेमोराइजेशन काट दो, मिसकंसेप्शन नहीं होगा, समराइजेशन नहीं होगा, सही आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। इज दैट क्लियर? चलिए अभी कथन, सीटेट का सीटेट का सबसे प्यारा क्वेश्चन, एक तरह से अभी जो है रीजन असर्शन जो है सीटेट की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, कि हर सीटेट के एग्जाम में कम से कम 20% रीजन असर्शन देता है, यानी कि 150 क्वेश्चन में लगभग जो है 20 से 22 क्वेश्चन जो है रीजन असर्शन का आ रहा। और रीजन असर्शन कैसा क्वेश्चन होता है? टाइम टेकन होता है, और इसी की वजह से आप बढ़िया से डील नहीं कर पाते हो। तो रीजन असर्शन जो है, रीजन असर्शन इसको डील कैसे करेंगे ये समझते, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते ही जान लेंगे कि कहां पर गलत है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट, शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थी द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की अपेक्षा करना। हाँ, तो इस रीजन को पढ़ते हैं। रीजन में क्या है? भ्रांतियां अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन है, तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। तो पहले तो अभिकथन पढ़े तो क्या हुआ कि शिक्षकों को, अभिकथन में क्या समझ में आया कि शिक्षकों को किसी, देखो अभिकथन में समझ में आया कि शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थी द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। तो उपेक्षा ही तो नहीं करना चाहिए, तो पहला तो गलत हो गया, अपेक्षा करनी चाहिए, ठीक है, उपेक्षा नहीं, ठीक। अब फिर क्या बोला? भ्रांतियां भ्रांतियां अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। नहीं, अत्यंत गलत नहीं होती है। तो देख लो, हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, समझ में आया बात? दोनों गलत है, दोनों निगेटिव निगेटिव है।
क्योंकि तर्कहीन थोड़ी होती है। अगर बच्चे के दिमाग में किसी तरह का मिसकंसेप्शन है, मान लिया बच्चा जो है 3 को 5 बोल रहा है, 3 को क्या बोल रहा है, 5 बोल रहा है, तो ये आपके हिसाब से गलत हो सकता है लेकिन बच्चे के हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि ये गुड न्यूज है कि बच्चा ऐसे 3 को 5 बोलता है, क्योंकि इसको ये मिसकंसेप्शन है और इसको सही कौन करेगा आपकी जगह, क्योंकि आप एक टीचर हैं। तो इस पे आपको समझना है कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। खोजते हैं ऑप्शन, ऑप्शन देखते हैं कि बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट ऑप्शन, नहीं। बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, ये भी नहीं। ए ट्रू आर फॉल्स, नहीं। ए एंड आर दोनों फॉल्स, सही आंसर यही है, डी। नेक्स्ट, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्तियों का संबंध किस प्रकार का है, बताइए। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। आर, सीखना एक वातावरण में होता है और इंफॉर्मेशन कहीं से भी रिसीव किया जा सकता है, और इंफॉर्मेशन को ज्ञान नहीं माना जा सकता है, सीखने को ज्ञान माना जा सकता है। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। संवेग और अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, या नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। आप लोग बोलते हैं टाइम नहीं देते, टाइम तो दे रहे हैं। सही आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, नहीं। नकारात्मक संवेग जो है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर डी गलत हो गया। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से, ये भी गलत हो गया, और ये तो गलत होगा ही। सही आंसर हो जाएगा ए। चलो 10 सिद्धांत बताता है, विकास का सिद्धांत बताता है कि विकास का खाली जगह सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास और शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर जाता है। कौन सा कौशल, कौन सा स्किल्स जो है शरीर के मध्य से शरीर के मध्य से होकर शरीर के सिरों तक जाता है, यानी कि मध्य से होकर के शरीर के सिरों तक जाता है। कौन सा स्किल, बताइए बताइए बताइए, कौन सा स्किल्स। प्रॉक्सिमी डिस्टल इज राइट आंसर, अधोगामी, ठीक है। अधोगामी सफेलोकोडल जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, सर से पैर की ओर होता है सफेलोकोडल, और पैर से सर की ओर होता है प्रॉक्सिमी डिस्टल। सही आंसर हो जाएगा आपको अधोगामी, सी। नेक्स्ट, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, किस अवस्था में। इन्फेंसी तो होगा नहीं, अब बताइए। अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, किस में। एडोलेसेंस भी नहीं होगा, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, शेयर कर दो, कमेंट करो शेयर कर दो। एडोलेसेंस और मिडिल चाइल्डहुड नहीं होगा, अर्ली चाइल्डहुड होगा, प्रारंभिक बालावस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रीजन अससन। रीजन अससन में क्या है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यह समस्या समाधान की रणनीतियों अधिगम में सुधार करती है और संरचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है। रीजन ये है और अससन ये दिया हुआ, बताइए दोनों सही है। और आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन करता है, या बोथ एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, या बोथ एंड आर फॉल्स। क्या होगा आंसर, इसको आप ही लोग बताओ, इसको आप ही लोग बताओ। देखो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है, दोनों स्टेटमेंट सही भी है, सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, छात्रों के बीच भ्रांतियों को खाली जगह महत्वपूर्ण है। छात्रों के बीच भ्रांतियां को खाली जगह महत्वपूर्ण है। निर्मित करना महत्वपूर्ण है, पहचानना महत्वपूर्ण है, अनदेखा करना महत्वपूर्ण है, प्रचारित करना, प्रचारित नहीं करना है। कमेंट करो, एकदम आंसर सामने दिख रहा है। निर्माण भी नहीं करना भ्रांति का। आप एक टीचर हैं और अगर टीचर ही कंफ्यूज रहेगा तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा। अनदेखा भी नहीं करना है, क्योंकि अनदेखा कीजिएगा तो फिर मिसकंसेप्शन क्लियर कैसे होगा। मिसकंसेप्शन को पहचानना है और उसको क्लियर करना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। इसको कई बार बताया है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बताया है और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोला जा सकता है। इसको हम छोड़ दें, जल्दी से बताओ। फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, इनमें से कौन सा एग्जांपल फाइन मोटर स्किल्स का है और ग्रॉस मोटर स्किल्स का 5 कमेंट करो कौन कौन सा है। फाइन मोटर स्किल्स जो होगा राइटिंग होगा, बाकी सब में वाइट फॉर्म में मसल्स यूज हो रहा है, इसलिए ये ग्रॉस मोटर स्किल्स है। नेक्स्ट,
रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? देखो, रुचि को 3 पेंसिल दिया गया, 3 पेंसिल दिया गया, 3 पेंसिल, 3 पेंसिल में क्या हुआ कि पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। अगर ये पेंसिल नहीं, रुक जाओ, क्या लिखा है? पेंसिल ग पेंसिल ख से बड़ी है। तो अगर ये पेंसिल ग है और ये ख है, तो ग, ये जो पेंसिल ग है ना, ये ख से बड़ी है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है? ख से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है, अच्छा, और का जो है वो गा से भी बड़ी है, तो अगर पेंसिल का हम ड्रॉ करेंगे, रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ, पेंसिल का अगर ड्रॉ करेंगे तो का में क्या आएगा? का में गा से भी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा करते वक्त, कंपेरिजन करते वक्त, रुचि जीन पियाजे के किस स्तर पर है? सीरिएशन क्रमबद्धता, कंजर्वेशन संरक्षण, सकारात्मक अनुमान, या फिर परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क? बता दो, बता दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ग्रुप में शेयर करो, ग्रुप में जहां पर सीटेट का तैयारी हो रहा है बड़े फॉर्म में। सही आंसर हो जाएगा सी, ट्रांजिटिव सकारात्मक अनुमान लगाती है। चलिए नेक्स्ट, समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। चलो इसको हम नहीं बताएंगे, प्राइमरी और द्वितीयक कारक। परिवार विद्यालय, मीडिया परिवार, विद्यालय मीडिया, या मीडिया और पास पड़ोस? देखो, प्राइमरी परिवार है तो जहां परिवार आएगा उसको प्राइमरी पे लगा दो, विद्यालय हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा ए। ज्यादा लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये, लॉलीपॉप यानी कि सबसे इजी बच्चा वाला। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण कुल की रचना कर सकती है। अलग अलग तरह के जाति के लोग वहां पर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम का एक इन्वायरमेंट बना रही है टीचर। तो बताइए, अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षणिक अनुभव को सीमित करते हैं, तो टीचर क्या क्या करेगी? क्या चिंतन करेगी अरे अपने अनुभवों और पूर्वग्रहों पर, या फिर कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके? हाँ, ये हो सकता है, टू हो सकता है। और संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर के हो सकता है, ये भी छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानवीय मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले। देखो, मानकीय पाठ्यक्रम यानी कि रिजिड पाठ्यक्रम के अनुकूल आपको नहीं बनाना है। तो जहां जहां 4 है वहां काट दो, 4 कर दो, 4 कर दो। अब आया 1 to 3, 1 to 3 हमको लग रहा है कि सही होगा, तो सही आंसर हो जाएगा यही ए, 1 to 3। चलिए 18, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? अलग अलग तरकीब, है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रही है। तो क्या होगा? मानसिक क्षति, कम प्रज्ञता, बोधगमता, अभिसारी सोच, या फिर अपसारी सोच? देखो, हम बिना ऑप्शन देखे बता दिए थे डाइवर्जेंट थिंकिंग, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग नैतिकता सिद्धांत। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चे में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत? बता दो क्या होगा। नए व्यूवर्स अगर हैं तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो और लाइक कर दो, नए व्यूवर्स है तो, क्योंकि हम आपको तब तक साथ रहेंगे आपके जब तक कि आपका सीटेट पास ना हो जाए। बताओ, दंड और आज्ञा पालन के डर से 7-8 साल का बच्चा सारा काम करता है, छड़ी के डर से, या फिर पिटाई के डर से, या फिर अच्छा, या फिर बात मानने के डर से कि हाँ हम बात मान लेंगे तो हम अच्छे कहलाएंगे। नेक्स्ट, रमणी की कक्षा में एक दृष्टि बाधित छात्र एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? रमणी की कक्षा में एक दृष्टि बाधित छात्र है, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करना चाहिए? तो कौन सा रणनीति अपनाना चाहिए रमणी को? रमणी का एक टीचर है, एक प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देना चाहिए। दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण क्यों दीजिएगा? बच्चे को तो दिखाई नहीं देता है। मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करनी चाहिए? नहीं, प्रिंट बुक भी नहीं। और त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शनीय संसाधनों का प्रावधान करके, या छोटी मुद्रा भी नहीं, और ये भी नहीं। ये सही है कि चार्ट जैसे स्पर्श करके पढ़ने वाला एक मूवमेंट को आपको उपलब्ध कराना। सही आंसर हो जाएगा सी। जिन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग होता है? वस्तु को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, या दूसरों के परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन व वर्णात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, या स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रण करने की क्षमता? बता दो आंसर क्या होगा। आंसर बताओ आप लोग, कमेंट करो। इसको तो कर ही सकते हो, इसको
कमेंट आप लोग कर सकते हो। बताओ, बता दो जल्दी से। नए व्यूवर्स सब्सक्राइब करेंगे। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? जल्दी बता दो। इससे इजी सवाल कभी नहीं होगा। इससे इजी सवाल पूरे प्रैक्टिस सीरीज में कभी नहीं मिला है। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि क्या कहलाएगी? 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि क्या कहलाएगी? 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि क्या कहलाएगी? बताइए। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि क्या कहलाएगी? कमेंट करो। ये हम बताएंगे ही नहीं क्योंकि इसको हम कई बार पढ़ा चुके हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि अर्ली चाइल्डहुड कहलाती है। 0 से 2 वर्ष जो होता है इन्फेंसी होता है। और मिडिल चाइल्डहुड जो होता है वो 6 से आगे का होता है। एडोलेसेंस जो होता है वो 13 से ऊपर का होता है। चलो ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपको अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? ये भी बता दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इजी भी है। प्राथमिक कारण कारक परिवार जहां वहां देखो, निकटस्थ परिवार, पुस्तकें परिचित माता पिता व परिवार, बस आंसर लगा दो बी। ज्यादा ऑप्शन पढ़ने पे टाइम नहीं देना अगर ऐसा सवाल आएगा तो, क्योंकि सीटेड में और भी सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा, चलिए 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समरूप है? बताओ। 24 का बताओ, जल्दी से बताओ। अब हम स्पीड में पकड़ेंगे क्योंकि क्लास लंबा हो रहा है। सी होगा, 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपके ऊपर छोड़ दिए हैं भाई। आपको जो करना है करो। एक वक्त आएगा जब हम यूट्यूब हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेहनत लगता है और उसके बदले में रिटर्निंग गिफ्ट कुछ नहीं मिलता है। शहरों में 25 क्वेश्चन, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। इन दिनों परिवारों और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है और ऊपर वाला भी लगभग सही ही लग रहा है। तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि सही क्या होगा। बताइए कि आर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ए ट्रू और आर फॉल्स, ये भी गलत है और दोनों तो गलत गलत ही है, तो ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? एक टीचर है, उसको इस क्लासरूम के एक्टिविटी को पॉजिटिवली लेना है। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना चाहिए, या उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, या उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए? बताओ सही आंसर क्या होगा। डी 26 का बताइए क्या होगा। 27 का, हाँ 26 का सही आंसर हो जाएगा डी, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। 27, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? यहाँ पर जो क्वेश्चन है नहीं, इस नहीं को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि यही नहीं आपके एग्जाम में जो है फंसाता है। बताइए, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, या परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीति? बताओ क्या होगा। 27, 27 नहीं लिखा हुआ है निगेटिव, और निगेटिव का भाई निगेटिव होता है, तो यहाँ पर कठोर जो है वो निगेटिव है। सही आंसर हो जाएगा डी, बाकी सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। चलो, रीजन असर्शन, फिर खूब रीजन असर्शन है। अब आप लोग कहते हो कि रीजन असर्शन का प्रैक्टिस करवाइए, इससे ज्यादा क्या करवाएं? एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। ये बात सही है, रीजन सही हो गया, नहीं असर्शन सही हो गया। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। ये भी सही बात है, दोनों सही है। बताइए 28 का क्या होगा। तो ए और आर दोनों ट्रू है, और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है। सही आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? बाधक ये नेगेटिव वर्ड है, समावेशन में यानी कि इंक्लूजन में। तो कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित होना चाहिए, ये तो बाधक नहीं है, ये तो अच्छी बात है इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन करना चाहिए, यही निगेटिव है। अगर ऐसे पढ़ लेते हैं आगे, शिक्षा शास्त्र की सभी विद्यार्थी की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव है तो ये नहीं होगा, निगेटिव क्वेश्चन है इसलिए निगेटिव ही होगा। और कोई निगेटिव क्वेश्चन ऑप्शन है, विद्यार्थी को अधिगम के लिए व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाना चाहिए, यह भी पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव है वो नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? शैक्षिक स्थानों पर पहुंच, अधिकारों में समता, भाग लेने का अवसर, या सामाजिक वर्तिकाग्र। लास्ट एंड लीस्ट कमेंट करो। डी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट हो गया तो अगर इस सीरीज को आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कंटिन्यू रखना चाहते हो तो अपने स्टेट का नाम जरूर लिखो, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको रिटर्न गिफ्ट चाहिए। और यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि यूट्यूब पर अथाह कंटेंट पड़ा हुआ है जो लोग 10-10 साल से डाल रहे हैं और उनका मिलियन में सब्सक्राइबर चला गया है, तो उसको यूट्यूब जो है रिकमेंड करेगा पहले। और हमारे पास कंटेंट तो है, बट मैं एक छोटा यूट्यूब चैनल चलाता हूं और हमारे पास पेड कोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, ना इसको प्रमोट करने का कोई खर्चा हम करते हैं। प्रमोशन के लिए सिर्फ आप लोग ही हो, तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग कम से कम एक एक व्यूवर्स हमारे जो है 5 शेयर करेंगे, एक व्यूवर्स 5 शेयर जरूर करेंगे, है ना। और उम्मीद है कि 10K का जो हमारा टारगेट है वो जरूर हमारा पूरा करवाएंगे आप। ठीक है, तो छोटा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब।